एंड वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ स्टडी गाइड। आज के हमारे जो एपिसोड इज़ इंटायरली लिंक्ड विद द जोग्राफी सिलेबस ऑफ आवर पाकिस्तान स्टडी सेक्शन, यानी पाक स्टडीज़ का पेपर 2 जो है, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस क्लाइमेट, और आप लोगों को अपनी स्क्रीन थोड़ी सी लानी पड़ेगी। सो हाउ वी गोना डू दिस इज़ के जोग्राफी के सारे चैप्टर जो है वो हम नोट से करेंगे, कि आई एम नॉट गोना डिक्टेट और एनीथिंग, मैं आपको ये नोट्स समझाऊंगी, एंड दैट इज़ ऑल दैट वी आर गोना डू। वी गोना ट्राई बेस्ट कि हम एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कवर कर लें, बट जस्ट इन केस ये नहीं होता तो वी गोना मेक अनदर पार्ट। अब दिस इज़ माई क्विक गाइडलाइन फॉर यू ऑल हाउ यू शुड डू योर नोट्स और योर जोग्राफी syllabus is you make content points for every chapter। हर चैप्टर के लिए कंटेंट पॉइंट्स बना लें या फिर मेन पॉइंट्स बना लें, जिन हेडिंग्स के नीचे आप बाकी की नोट्स बनाएं या बाकी का पढ़ें। और दूसरी बात यह है ज्योग्राफी के बारे में कि एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द बुक। आप जितना ज्योग्राफी की बुक को रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे उसको, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना आपका ग्रेड पक्का होता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट। Define climate and weather, climatic zones, seasons of Pakistan, climatic elements, effects on lifestyle and economic acts, river floods, storms and droughts. Abhi, let's start with what climate basically is. Climate is the average weather condition in an area over long periods of time, like 30 to 40 years. Weather is a state of atmosphere at a certain time, a temporary condition that may change over time. अब क्लाइमेट और वेदर एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग क्लाइमेट और वेदर को एक समझते हैं। ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट इज़ समथिंग जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग स्पेल्स होते हैं क्लाइमेट के, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो इट्स वार्म टू कोल्ड, इट्स नॉट इंटायरली कोल्ड बट इट इज़ मोर टूवर्ड्स द वार्म साइड। और हमारा वेदर, करंट वेदर हमारा समर्स है, लेकिन क्लाइमेट हमारा हॉट है। सही है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को रिजेंबल करता है, और वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को रिजेंबल करता है। और एक टेम्प्रेरी कंडीशन होती है, वेदर कैन चेंज एनी टाइम। जैसे कल धूप थी, आज बारिश हो जाए। यू नेवर नो अबाउट वेदर, बट क्लाइमेट जो होता है वो डेस्टिन्ड होता है, मतलब वो पता होता है सबको कि अभी ये चल रहा है। पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हाईलैंड जोन्स, लोलैंड जोन्स, 4 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। हाईलैंड जोन्स, लोलैंड जोन्स, कोस्टल जोन्स और एरिड जोन्स। जो हाईलैंड जोन्स होते हैं ये नॉर्थ में प्रिवेल करते हैं, यानी हाई लैंड से आपको खुद ही पता चल जाता है कि दे आर टुवर्ड्स दी हाई साइड, नॉर्थ में प्रिवेल करते हैं। नॉर्थ में यानी मोस्टली माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स के अंदर हम सबको पता है, हम लोग छुट्टियों में जाते हैं, नारायण का खान वगैरह, तो हम लोग क्यों जाते हैं नॉर्थ की साइड पे पाकिस्तान की? क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे विंटर्स, तो हमें हम ठंड के लिए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात पता है कि हाईलैंड के अंदर विंटर्स एक्सट्रीम के होते हैं, और जो समर्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं। समर से माइल्ड से मुराद ये है कि जब उनके यहाँ सूरज निकलता भी है, जब उनके यहाँ वेदर कंडीशन समर की होती भी हैं, तब भी वो इतनी एक्सट्रीम समर्स नहीं होते, वो माइल्ड समर्स होती है, यानी बेसिक समर्स होता है, कोई बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है। और जो हाईलैंड जोन का क्लाइमेट होता है वो उनके एल्टीट्यूड से डिटर्मिन होता है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। जितनी हाइट पर जाते जाते उतना एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। These are some terminologies that you have to remember when you are giving your answer. सही है। फिर lowland zones, highland zones towards north है, lowland zones towards the south है। और वो highland का बिल्कुल opposite हो जाता है। whole of the Indus except the coastal areas। coastal zones अलग होते हैं। lowland area में हमारे पास coastal area नहीं आता। यहाँ पे winters mild होते हैं और summers hot होते हैं, यानी summers extreme होते हैं। potential evapotranspiration is more than precipitation। अच्छा, एवेपोट्रांसपायरेशन होती है, एवेपोरेशन का आपने पढ़ा हुआ होगा। एवेपोरेशन इज़ दी टर्निंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। बहुत बेसिक चीज़ है, ज्योग्राफी की पहली चीज़ ही एवेपोरेट एंड ट्रांसपिरेशन, एवेपोरेशन कंडेंसेशन वगैरह होती है। एवेपोट्रांसपिरेशन इज़ द ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू अ वेपर। ये एवेपोट्रांसपायरेशन होती है। इज़ मोर देन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का वर्ड यूज़ होता है रेन के लिए। अब इस लाइन का मतलब ये तो हमने टर्मिनोलॉजी लगा के लाइन लिखी है ना, पर इस लाइन का मतलब ये है कि ज़्यादा वेपरेशन होती है और कम बारिश होती है, यानी पानी ऊपर ज़्यादा जाता है लेकिन नीचे कम आता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है। कोस्टल जोन्स, कोस्टल का तो मतलब भी आपको पता है ना कि वहाँ पे सारी कोस्ट हैं, वहाँ पे सारा पानी है। अब यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई कोस्टल जोन्स की, ये हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी जोन्स हैं। सदर्न कोस्टल स्ट्रिप, इंडस, कराची एंड
मकरान, ठीक है। समर्स के अंदर कोस्टल जोन्स जो होते हैं, अच्छा ये कोस्टल जोन्स जो हमारे इधर हमारा सी वेव और लैंड वेव यूज़ होता है की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, और यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसेस यानी जिनको हम कहते हैं हमारी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर कंडीशंस, ये वो होती हैं जोग्राफिकल कंडीशंस। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस का वर्ड कोस्टल जोन्स के साथ यूज़ होता है। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस का जो वर्ड है वो कोस्टल जोन्स के साथ यूज़ होता है। समर्स के अंदर द लैंड हीट्स अप क्विकली एंड द ओशन इज़ कूल। विंटर्स के अंदर द लैंड लूजेस हीट क्विकली एंड द ओशन इज़ वार्मर। अब समर्स के अंदर क्या होता है कि हीट सब क्विकली का मराद ये है कि सूरज ज़्यादा होता है तो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो ओशन होता है वो कूल होता है। वो क्यों कूल होता है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाती है समर के अंदर। जब लैंड हीट सब क्विकली तो पानी ऊपर तेज़ी से जाता है तो बारिश नीचे जल्दी आती है। सिमिलरली ओशंस के अंदर कन्वेक्शन करंट्स भी टेक प्लेस करते हैं। हॉट वाटर नीचे चले जाता है, कोल्ड वाटर ऊपर जाता है, फिर हॉट वाटर नीचे कोल्ड वाटर नीचे चले जाता है, हॉट वाटर ऊपर आता है, फिर कोल्ड, फिर हॉट, फिर वो जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। विंटर्स के अंदर लैंड लूजेस हीट क्विकली एंड ओशन इज़ वार्मर। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में बहुत अच्छी डिटेल में मैंशन हैं, डू गिव इट अ रीड, ठीक है। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है, इसकी भी बात हम अभी आगे करेंगे, सही है। ये हमने अभी सारे डिस्कस करने हैं। एरिड जोन्स, अच्छा क्लाइमेट इज़ डोमिनेटेड बाय सी एंड लैंड ब्रीजेस। ये चारों जोन जो हैं, इन सारों के क्लाइमेट जो हैं वो किसी चीज़ से डिटर्मिन होते हैं, यानी कोई चीज़ जो है वो उनके क्लाइमेट को इंश्योर करती है। जैसे हाईलैंड जोन का जो क्लाइमेट होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, जितना हाई जाते जाएंगे उतना उसका क्लाइमेट कोल्ड होता जाएगा। लोलैंड जोन का जो क्लाइमेट है वो उसकी इवेपोट्रांसपिरेशन हीट पे डिपेंड करता है। कोस्टल जोन्स का जो क्लाइमेट है वो सी और लैंड ब्रीजेस, ये जो मैंने बात की थी ऊपर, इन पे डिपेंड करता है। और एरिड जोन्स का क्लाइमेट, अब एरिड जोन पे आ जाते हैं। ये एरिड जोन्स हमारे पास साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान, साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स आते हैं। टेम्परेचर इज़ ड्राई एंड हॉट, एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस एंड डस्ट स्टॉर्म। इसका क्लाइमेट हीट, ड्राइनेस और डस्ट स्टॉर्म से डोमिनेट होता है या डिटर्मिन होता है, सही है। तो ये हमारे पहले 4 क्लाइमेटिक जोन्स थे। अब आते हैं, ये हमने क्लाइमेट एंड वेदर की डेफिनेशन कर ली, क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं अगले पेज पे, पाकिस्तान और उसके सीजन्स। पाकिस्तान में हमारे पास 3 किस्म के सीजन्स होते हैं। पोस्ट मानसून का बहुत कम लोगों ने सुना होगा, विंटर समर का तो सब ने सुना हुआ है। विंटर हमारे पास मिड दिसंबर टू मार्च तक होता है। समर हमारे पास 2 समर्स होते हैं, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर। अक्टूबर टू मिड दिसंबर जो होता है, अच्छा ये जो दरम्यान में जून जुलाई का जो ये आता है ये भी समर ही होता है, मगर इधर भी बारिश होती है तो उसको भी हम एक किस्म का मानसून कहते हैं। पोस्ट मानसून अक्टूबर टू मिड दिसंबर, ठीक है। अब ये हमारे पाकिस्तान के सीजन्स हो गए। सीजन्स की भी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसमें इतनी कोई डेप्थ वाली बात नहीं, सिर्फ आपको ये 3 सीजन इनके मंथ्स याद होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं आगे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पे। टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल एंड विंड्स। ये हमारे 4 क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिटर्मिन करते हैं या जो हमारे क्लाइमेट पे को अफेक्ट करते हैं या जिनसे हमारा क्लाइमेट बनता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से रिलेटेड सारे इफेक्ट्स हैं। अभी हमने पीछे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। लैटिट्यूडनल इफेक्ट, द मोर नियर द इक्वेटर द मोर हॉटर। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बेसिक ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर्ड है। लेट्स सपोज ये आपका इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड ये वाली लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल है, और लॉन्गिट्यूड जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ईस्ट टू वेस्ट जो जाती है वो लैटिट्यूड है, और नॉर्थ टू साउथ जो जाती है वो लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूडनल इफेक्ट वो होता है द मोर नियर द इक्वेटर द मोर हॉटर। जो ये हमारा इक्वेटर है, लेट्स सपोज जो स्टेट्स या जो जोन्स इक्वेटर के करीब होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे, और जो इक्वेटर से दूर होंगे वो ज़्यादा ठंडे होंगे, कोल्डर, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है कि जो चीज़ इक्वेटर के करीब होगी वो ज़्यादा गर्म होगी और जो दूर होगी वो कोल्डर होगी। पाकिस्तान जो है एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे इक्वेटर की, जो उसको हॉट और कोल्ड दोनों से इक्वली
नवाजती है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान सन के भी जो पाकिस्तान अर्थ के जिस पार्ट पे है वो भी सन की रोटेशन में एक्सिस में एक ऐसी जगह पे आता है जो उसको चारों सीजन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, कॉन्टीनेंटल इफेक्ट, अच्छा ये समझ आ गई है बात टेम्परेचर लैटिट्यूडनल इफेक्ट का टेम्परेचर से क्या लेना देना है। फिर कॉन्टीनेंटल इफेक्ट, opposite of maritime influence, ocean currents and prevailing winds have a moderate effect on temperature. Moderating जैसे कॉन्टीनेंटल इफेक्ट होता है, ये होता है कि जो विंड्स होती हैं और जो ओशन का, कॉन्टीनेंट से मुराद है पानी, यानी कॉन्टीनेंटल से आपको कॉन्टीनेंट का वर्ड पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो विंड्स होती हैं और जो ओशन करंट्स वही कन्वेक्शनल करंट्स हो गए या कोई भी ओशन का जो करंट होता है वो हमारे लैंड के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर एक मॉडरेट इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। मॉडरेट इफेक्ट से क्या मुराद है, अब कराची के अंदर जो कोस्टल एरिया ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कोस्ट जो हैं वो अपने जो ब्रीजेस होती हैं उनकी सी ब्रीज़, लैंड ब्रीज़, उनसे वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। कॉन्टीनेंटल इफ़ेक्ट का भी एग्जैक्टली यही मतलब है। जो करंट्स होते हैं ओशन के ऊपर विंड के या वैसे, वो टेम्परेचर को मॉडरेट करती हैं, यानी वो टेम्परेचर को इमेंड करती हैं, ऑल्टर करती हैं और वैसे ही टेम्परेचर सेटल डाउन हो जाता है। ये कॉन्टीनेंटल इफेक्ट होता है। इसका ऑपोजिट मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, ये बात करते हैं अभी इसकी। एल्टीट्यूडनल इफेक्ट, एल्टीट्यूडनल इफेक्ट की हमने बात अभी पीछे की थी कि इधर के क्लाइमेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय एल्टीट्यूड, हाईलैंड जोन्स का। इससे क्या मुराद है कि क्लाइमेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय एल्टीट्यूड, ये मैंने आपको बताया है। जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते जाते जितना ऊपर जाते जाते उतना आपका जो जोन है वो कोल्डर होता जाता है। ये देखिए, विद एवरी 1000 मीटर देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 6.5 इन टेम्परेचर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जितनी आप हाइट पे जाते जाएं उतना आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा और विद एवरी 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप होता है, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है आपके टेम्परेचर में। फिर क्लाउड कवर आता है हमारे स्काई के अंदर और इससे क्या होता है कि सोलर रेडिएशन कम हो जाती है। डे टाइम के अंदर सोलर रेडिएशन कम होती है और नाइट टाइम के अंदर हीट आउटगोइंग ट्रैप करता है। ये मैं आपको समझाती हूँ। सोलर रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो आउट ऑफ द अर्थ स्पेस से आती है। क्लाउड कवर डे टाइम में इसको प्रिवेंट करता है लैंड पे आने से और नाइट टाइम में ट्रैप्स हीट आउटगोइंग से मुराद है जो लैंड की हीट निकलती है रात के वक्त, ये उसको रोकता है आउटर स्पेस में जाने से। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द टेम्परेचर। रात के टाइम पे ब्रीजी टेम्परेचर रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है और दिन के टाइम पे भी टेम्परेचर को मॉडरेट रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बार जो आपने याद रखनी, ये सारे इफ़ेक्ट्स टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स टेम्परेचर पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट करते हैं जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है या टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंगल ऑफ द सन अगेन एक और चीज़ है जो टेम्परेचर को बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर एंगल हाई है तो सन की मोर रेज हैं, ये लिखा हुआ है। हाई एंगल है तो द रेज ऑफ सन आर मोर, लो एंगल है तो कम रेज हैं। जहाँ पे ज़्यादा रेज होंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पे कम रेज होंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम गर्मी होगी। सूरज क्या करता है, गर्मी करता है। तो ये बात तो बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस is the influence of sea on temperature and atmosphere. This is determined by the land and sea breezes. ये सी डिटर्मिन करती है। पानी के अंदर जब लैंड ब्रीज होती है पानी के अंदर जब सी ब्रीज होती है तो लैंड कूल हो जाता है और लैंड ब्रीज होती है तो सी कूल हो जाती है। ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है। जो इफ़ेक्ट या जो इन्फ्लुएंस सी का यानी पानी का टेम्परेचर पे होता है वो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है। अगेन अपनी बुक को रेफ़र कीजिएगा, बहुत आला डिस्क्रिप्शन है बुक में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की। तो ये हमारा टेम्परेचर था, ठीक है। ये पहला क्लाइमेटिक एलिमेंट था, टेम्परेचर। दूसरे पे चलते हैं रेनफॉल हमारे पास बहुत सी किस्म की होती है। जैसे टेम्परेचर की बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे रेनफॉल भी हमारे पास बहुत सी किस्म की होती है। मानसून विंड्स, ये मानसून विंड्स की डेफिनेशन है। देखिए ये वो चीज़ें हैं, ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जिसका आपको मैक्सिमम फैक्चुअल रट्टा लगाना पड़ता है। रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, एज़ इन आप जितना ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको उतनी नॉलेज इंक्रीज़ होगी।
ये वो चीज़ें जिसमें आपने फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, उनको आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ये मानसून विंड्स की डेफिनेशन है। ये सीजनल विंड्स होती हैं, ये इसलिए चलती हैं क्योंकि लैंड और सी में डिफरेंस आ जाता है। दे ब्लो टुवर्ड्स लैंड इन समर, ब्लो टुवर्ड्स सी इन विंटर्स। बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिन इनका होता है, फिर बांग्लादेश नॉर्थ इंडिया से होते हुए पाकिस्तान आती हैं, ठीक है। और फिर जून में ये एंटर करती हैं और जुलाई में रेन होती है इनकी, ठीक है। ये इनका पूरा पाथवे है, कैसे वर्कआउट होती है, ये इनका पूरा सिस्टम है कि दे ब्लो टुवर्ड्स लैंड इन समर एंड ब्लो टुवर्ड्स सी इन विंटर। वेस्टर्न डिप्रेशंस विंटर रेनफॉल होती है। ये मेडिटेरेनियन सी से होती हुई अफ़गानिस्तान ईरान को पास करती हुई वेस्ट पाकिस्तान में एंटर करती हैं। पहले जो वेस्ट पाकिस्तान में एंटर करती हैं, और जिनकी रेन होती है वेस्टर्न डिप्रेशंस की, वो लाइट शॉवर्स होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही साथ धुआंधार बारिश हो और फिर बस, नहीं, लाइट शॉवर्स होते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड से मुराद ये है कि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी लेकिन हर दिन होगी 1 महीने तक, ठीक है, ऐसी सी बात है। एंड देन इट इज़ हाईएस्ट इन नदर्न एरियाज। फिर कन्वेक्शनल करंट्स एंड रेनफॉल, ये सबको पता है, कन्वेक्शनल करंट से ही पता चल जाता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये कि ये क्या होता है, दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेंशनल करंट्स। हाउ डज दिस हैपन, कोल्ड एयर गोज ऑन, हॉट एयर कम्स अप, कोल्ड एयर गोज ऑन, हॉट एयर कम्स अप, ये कन्वेक्शनल करंट होता है। आफ्टर मानसून एंड वेस्टर्न डिप्रेशन सर्फेस इज हीटेड, ये अब इन दोनों के बाद आती है। सर्फेस हीटअप हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो हॉट एयर जो है वो ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। जब हॉट एयर ऊपर जाती है ऑटोमेटिकली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस और प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। साउथ पाकिस्तान में टेम्परेचर इन्वर्जन रेनफॉल होती है, यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती। टेम्परेचर इन्वर्जन रेनफॉल आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलीफ रेनफॉल जो होती है, इट इज़ रिलेटेड टू द हाइट एंड एल्टीट्यूड। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड वो होती है जो ओपन में होती है, जो बाहर की तरफ होती है, इस तरफ ज़्यादा रेन आती है। और लीवर्ड साइड वो होती है जो छुपी हुई होती है, अंदर की तरफ होती है, इस तरफ कम रेन आती है। मसलन अगर मैं ये पेपर है मेरे पास, ये विंडवर्ड साइड होगी और ये जो अंदर वाली ये लीवर्ड साइड होगी। ज़्यादा रेन इधर आएगी और कम रेन इधर आएगी ना, तो ये इनकी आइडियोलॉजी होती है या इनका प्रिंसिपल होता है। ये रिलेटेड टू हाइट और एल्टीट्यूड होती है। जितना ऊपर जाते जाएंगे रिलीफ रेनफॉल उतनी इंक्रीज़ करती जाएगी, आपको नज़र आएगी। हॉट एयर राइजेज एंड चिल्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स, ये इसका कंसेप्ट है। ये रिलीफ रेनफॉल का कंसेप्ट कैसे है, जो हमारे लो लैंड्स होते हैं, सदर्न लैंड्स होते हैं, इनसे हॉट एयर ऊपर राइज चलती है माउंटेन्स वगैरह पे मौसम कोल्ड होता है। हॉट जब कोल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है और कोल्ड नीचे आ जाती है एयर, और हॉट जब ऊपर जाती है वो ऑटोमेटिकली कोल्ड सरफेस से टच करके वो कंडेंस कर जाती है और रेनफॉल अकर हो जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट यानी इसका प्रिंसिपल है। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अभी रेनफॉल ही कैरी हो रही है, रेनफॉल का बहुत लंबा सिस्टम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन द हैवी रेनफॉल्स विद डिस्ट्रक्टिव विंड्स ओरिजिनेट ओवर द अरेबियन सी। हार्डली पाकिस्तान में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं क्योंकि हमारे पास रेनफॉल वाला इशू इतना नहीं होता। फ्रंटल रेनफॉल्स व्हेन वार्म मॉइस्चर मीट्स कोल्ड एयर, वार्म एयर राइजेस ओवर द कोल्ड, एक्सपैंड्स एंड कूल्स, लाइट शॉवर्स लार्ज एरियाज लॉन्ग विद। फ्रंटल रेनफॉल अगेन वही वाला सिस्टम है, वार्म एयर राइज होती है, वो कोल्ड एयर से मीट करती है। जब ये मीट करते हैं आपस में तो वार्म कोल्ड के ऊपर चली जाती है, इट कंडेंसेस और ऑटोमेटिकली बारिश हो जाती है। लाइट शॉवर लार्ज एरियाज लॉन्ग पीरियड, लार्ज एरिया से मुराद ये है कि जो फ्रंटल रेनफॉल होती है वो किसी एक एरिया में नहीं होती या किसी एक जोन में नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा जोन्स में हो सकती है और लंबे पीरियड्स के लिए होती है। और लाइट शॉवर्स अगेन थोड़ी बारिश होती है लेकिन ढेर सारे टाइम के लिए होती है। इफेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल, ये रेनफॉल नहीं है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। हाउ रेनफॉल इज़ इफेक्टिव, इट गिव्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड डैम्स एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर फार्मर। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल हम दो के हिसाब से डिस्कस करते हैं, मानसून एंड वेस्टर्न डिप्रेशन। मानसून रेन जो है वो इरिगेशन और डैम्स के लिए पानी देती है क्योंकि इसकी जो एक डैम से आता है ना इसका पानी, इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर रनिंग डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन ये मैनेज करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि मानसून रेनफॉल हैवी शॉवर्स में आती है तो इसका ये फ्लड कर जाते हैं। फ्लडिंग जो है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जितनी भी ज़्यादा पानी हेल्पफुल हो लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती सुमें कातिल है, यानी इट इज़ नॉट हेल्पफुल।
और वेस्टर्न डिप्रेशंस का फ़ायदा ये है कि फार्मर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। वेस्टर्न डिप्रेशन क्योंकि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आते हैं, तो फार्मर्स को पता होता है कि हम इस टाइम पे अगर सीड डालें राइस का, लेट से राइस ऐसे टाइम पे लगा दें कि जब उसकी वाटर बडिंग का टाइम आए तब वेस्टर्न डिप्रेशन टेक प्लेस करिए। लेकिन ये अनरिलायबल और इनसफिशिएंट इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो ये लाइट शोवर्स में आती हैं, दूसरा कुछ पता नहीं होता कब वेस्टर्न डिप्रेशन आए, कब ना आए और कब ये ख़त्म हो जाए। इसलिए तो ये हमारा रेनफॉल था। प्रेशर इन विंड्स। प्रेशर इन विंड्स ड्यूरिंग समर टेम्परेचर इज़ हाई, हॉट एयर राइजेस, फॉर्म्स लो प्रेशर जोन, एयर प्रेशर ओवर ओशन एंड सीज इज हाई। ये फैक्ट्स हैं। समर्स के दौरान टेम्परेचर हाई होता है, हॉट एयर ऊपर जाती है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, और जो ओशंस और सीज़ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। विंटर्स के अंदर इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ समर क्लाइमेट ऑन थर पीपल। एक मिनट, ये मैं एक चीज़ देखना चाह रही हूँ। हाँ, अभी हमने क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड चारों कर लिए। प्रेशर विंड मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि अगेन ये बहुत छोटी चीज़ है और बहुत बेसिक है, फैक्चुअल है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ समर क्लाइमेट ऑन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन पीपल। इफेक्ट्स ऑफ समर क्लाइमेट ऑफ थर ऑन पीपल। अभी हम थर को लेके बात करें। समर क्लाइमेट थर के लोगों के लिए बहुत ड्राई है। क्यों? क्योंकि थर इज़ ऑलरेडी अ वेरी हॉट प्लेस। थर हमारे लेट मी सी कौन से क्लाइमेटिक जोन में आएगा, ये एरिड जोन्स में। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी हॉट और ड्राई होता है, हीट, ड्राइनेस और डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं। तो जब इधर समर क्लाइमेट लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके पास कोई मॉइस्चर नहीं होगा क्रॉप ग्रोइंग के लिए, पानी कम होगा क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा होगी, हीट स्टॉर्म ज़्यादा होंगी, और फिर फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स जहाँ पे बात कर ली इन्होंने इनकी। और इनसे क्या होगा? लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ क्लीनलीनेस, वाटर शॉर्टेज, एंड इट विल हिंडर लाइफस्टाइल्स। इफेक्ट्स ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब हम थर के क्लाइमेट को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लिंक करके बात करें। लैक ऑफ रेन से क्रॉप यील्ड नहीं होगी, विंड से सॉइल इरोजन होगी, क्रॉप डैमेज होंगे, थोड़े से भी बनाते होंगे विंड से, क्योंकि थर ये डेजर्ट क्लाइमेट है, याद रखें, सैंड होती है वहाँ पे, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगी। वाटर सप्लाई कम होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है ऐसी जगहों पे। तो हम अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बात करें तो वाटर सप्लाई कम होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लांट्स ग्रो करने के लिए काफ़ी पानी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास इंडस्ट्री के प्रोसेस चलाने के लिए पानी नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, हमारे पास लेबर नहीं होगा दोनों कामों के लिए। लैक ऑफ वाटर, यही वाली बात हो गई। अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस। इस तरह कैसे अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन? जब डस्ट स्टॉर्म्स होंगी, जब हीट होगी, जब हीट स्ट्रोक्स होंगे, हाउ आर एनी इंडस्ट्रीज गोइंग टू वर्क इन सच अ क्लाइमेट? तो ये वाली चीज़ होती है। आज तो ये ख़त्म हो जाएगा। रिवर फ्लड्स। अब हमने कहाँ तक कर लिया? इफेक्ट्स ऑफ ऑन लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्ट्स। रिवर फ्लड्स जो होते हैं, दे आर एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड विच इज़ यूजली ड्राई। इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉन्टीन्यूस रेन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और स्नो, हैवी मानसून एंड लैक ऑफ डैम्स। ये रिवर फ्लड्स की कॉज होती है। रिवर फ्लड्स वो होते हैं बेसिकली जब लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा बारिश हो ना, तो एक जगह जो कि ड्राई होती है, या फिर एक जगह जहाँ पे पानी की स्टोरेज का कोई तरीका नहीं है, वो ओवरफ्लो कर जाए पानी से, वहाँ पे हम यूजुअली इसको फ्लड कहते हैं, लेकिन रिवर फ्लड इज़ अ बेटर वर्ड, क्योंकि इसकी कॉजेज़ जो होती हैं दे आर ऑल हैवी कॉजेज़। हैवी कॉजेज़ से मरा दिया है कि सारी कोई आम बारिश फ्लडिंग कॉज कर सकती है, सीवेज की प्रॉब्लम फ्लडिंग कॉज कर सकती है, लेकिन रिवर फ्लड सिर्फ कॉन्टीन्यूस रेन या हैवी मानसून कॉज कर सकती है। हैवी चीज़ें यानी आम बारिश रिवर फ्लड नहीं कॉज कर सकती, लेकिन अगर हैवी मानसून हो, लेकिन रिवर फ्लड जो है वो सिर्फ हैवी मानसून और ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती हैं। डैमेजेस रिवर फ्लड से क्या कॉज होते हैं? Form the flooded, residencies are destroyed, waterborne diseases are created, damage of transportation facilities, economic breakdown। ये सारे एक दूसरे को लीड आउट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हमारी जो है वो है ड्रॉट्स। मेरे ख्याल से लास्ट है जी, ड्रॉट्स लास्ट है। स्टॉर्म्स की डिस्कशन हमने कर ली थी इधर डेजर्ट क्लाइमेट में।
ड्रॉट्स जो होते हैं दे यूजुअली लॉन्ग एंड अनयूजुअल पीरियड्स ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल। ड्रॉट्स बेसिकली ड्रॉट्स का मतलब होता है कि बारिश नहीं हो रही। 4 किस्म के ड्रॉट्स होते हैं। परमानेंट ड्रॉट्स जहाँ पे कोई इरिगेशन पॉसिबल नहीं होती, ये इन जगह पे होते हैं, थर चोलिस्तान डेजर्ट जैसी जगहों पे। सीजनल ड्रॉट्स जहाँ पे देखें एक जगह है जहाँ पे जोन्स हैं, ठीक है, एरियाज़ हैं, वहाँ पे आधे एरियाज़ में बारिश होती है, आधे में नहीं होती, इसको हम सीजनल ड्रॉट्स कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह लें कि समर में ड्रॉट आएगा, विंटर में ड्रॉट आएगा, समर में ड्रॉट नहीं आएगा, ये बात होगी। इधर एग्जांपल देते हैं पोर्ट प्लेटोज़ वगैरह की। इनविजिबल ड्रॉट्स वो चीज़ें होती हैं जो वाटर डिफिशिएंसी की जिक्र करते हैं, यानी पानी कम है ना तो हम कहते हैं दिस इज़ एन इनविजिबल ड्रॉट। बेशक बारिश हुई है सब हुआ, लेकिन अगर पानी कम है दिस इज़ एन इनविजिबल ड्रॉट, इसका हार्म बहुत कम होता है। और अनप्रेडिक्टेबल ड्रॉट अब नॉर्मल लो रेनफॉल, यानी हम एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हो जाती है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब तो सबको पता है ना, तो हो जाती है। और एक रेनफॉल नहीं होती, दूसरा क्लाइमेट ह्यूमिड, यानी बहुत स्टफ़ी क्लाइमेट होता है। कॉजेज़ क्या होते हैं? अनरिलायबिलिटी ऑफ मानसून, चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग। अनरिलायबिलिटी ऑफ मानसून इज़ अ कॉज के हमें नहीं पता कब मानसून आती है कब नहीं आती, इसलिए मानसून किस दिन आए किस दिन ना आए। फिर चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज कर रहा है हमारी ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द की कंडीशंस भी चेंज करी है, बारिश को भी इफ़ेक्ट करती है वो बारिश। लेट्स सपोज क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है तो बारिश नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स जितने कम होंगे एयर उतनी कम क्लीन होगी, एयर जितनी कम क्लीन होगी उतना जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गंदा होगा, एटमॉस्फेयर जितना गंदा होगा बारिश उतनी कम होगी। मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिसमैनेजमेंट वाटर इज़ वेरी क्लियर, अगर वाटर रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट होगी तो वाटर डिफिशिएंसी अकर करेगी। ग्लोबल वार्मिंग अगेन अनदर रीज़न, ऐसे डिफॉरेस्टेशन जैसा। इसका इफेक्ट क्या होता है ड्रॉट्स का? लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉप इन वाटर टेबल। लैक ऑफ फूड और लैक ऑफ वाटर तो आपको पता चलता है क्या है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है वो एरिया जिधर इरीगेशन हो सकती थी या जिधर सॉइल यूज़ हो सकता था वो डेजर्ट्स बन गए, यानी वो अब बैरन हो गए, ठीक है। ड्रॉप इन वाटर टेबल इज़ जो हमारा वाटर का एक लेवल होता है उसमें ड्रॉप आ जाता है। ड्रॉप आने से मुराद ड्रॉप आ जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली वाटर डिफिशिएंसी या शॉर्टेज डिक्लेयर कर दी जाती है। इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? डैम्स बनाएं, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स करें, ड्रॉट मॉनिटरिंग करें और वाटर शॉर्टेज स्कीम्स कंटिन्यू करें। डैम से क्या होगा कि हम लोग वाटर स्टोर कर सकेंगे, डिसैलिनेशन से हमें प्योर वाटर प्रोवाइड होगा, ड्रॉट मॉनिटरिंग से हमें एक किस्म की ये जो अनप्रेडिक्टेबल ड्रॉट्स की बात करें ना, हमें एक किस्म का स्टेप अहेड रहेंगे कि हाँ अब ड्रॉट आ सकता है, अब ड्रॉट आ सकता है। और फिर लास्टली वाटर शॉर्टेज स्कीम्स, इससे हम लोग ये वाटर डिफिशिएंसी वाली चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लाइमेट का चैप्टर था पाक स्टडीज़ का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत क्विकली ये चैप्टर कवर किया है क्योंकि जोग्राफी इज़ मेनली अबाउट फैक्ट्स एंड सेल्फ लर्निंग। ये सारे नोट्स हमारी ब्लॉग पे अपडेटेड होंगे, रिटन नोट्स, एंड आई होप आपको अच्छा लगा। अगर नहीं कुछ समझ नहीं आया तो मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स जो कि इससे बेनिफिट ले सके। ऑल द बेस्ट।